नमस्कार साथियों, द शील्ड आईएएस में आपका स्वागत है। पिछला एक लेक्चर मैंने टेलीग्राम पे लिया हुआ था, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दी हुई है यूट्यूब पे, आप उसे देख लीजिए। इकोनॉमिक्स का एक प्लेलिस्ट बना दिए हुए हैं, आप वहाँ पर डायरेक्ट जा कर के देखेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। और इसका पीडीएफ ऑलरेडी जो मैं अभी बताने वाला हूँ, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिया गया है। इसमें हम क्या कवर करने वाले हैं तो मैंने पिछले क्लास में बताया हुआ है, बट मैं एक बार फिर से यहाँ पर रिवाइज करा दूँ। इसमें हम स्टैटिक पर्सन इकोनॉमिक्स के बजट और साथ में करंट अफेयर्स जो न्यूज़ में रहा है, इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर के हेडलाइन को कवर करेंगे और उससे उसके बारे में पहले जानेंगे। फिर उस पे जो यूपीएससी किस तरह से एमसीक्यूज पूछ सकती है, उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से आपका द शील्ड आईएएस में आपका स्वागत है। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम बाद में सॉल्व करेंगे, बट उसके पहले मैंने न्यूज़पेपर का हेडलाइन को मैंने कटिंग किया हुआ है, तो आप इसको देखिए थोड़ा सा, है ना। फिर उसके बाद बात करते हैं आगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, मखाना बोर्ड। ठीक है, आप इसको पढ़िए ना, मखाना बोर्ड। ये मखाना बोर्ड कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा? तो बिहार में मखाना बोर्ड इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, क्यों? तो बिहार इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मखाना। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। मखाना का एक और क्या नाम है, देख सकते हैं यहाँ, फॉक्स नट। क्या बोला जाता है? फॉक्स नट। ठीक है, अकॉर्डिंग फॉर एन एस्टिमेट 90% ऑफ द प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? तो बिहार में होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से 3 पॉइंट आपके लिए निकल के आता है। तो सबसे पहले तो मखाना जो बोर्ड है ये कहाँ पर बनेगा? बिहार में बनेगा। ठीक है, बिहार में। दूसरा पॉइंट, ये जो मखाना है, मखाना सबसे अधिक अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तो वो कौन है? बिहार है। दूसरी बात, तीसरा पॉइंट, कितना प्रतिशत? तो 90% प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? बिहार में होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है। और साथ में मखाना का और क्या नाम है? तो मखाना को हम लोग बोलते हैं फॉक्स नट। ठीक है, फॉक्स नट। इतना पॉइंट आपको बेसिकली यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अच्छा, ये जो मखाना बोर्ड है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, फिर उसके बाद एमसीक्यू पर आएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मखाना को फॉक्स नट के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, ये किस टाइप का क्रॉप है ये भी आप जान लीजिए। ये एक टाइप का एक्वेटिक एक्वेटिक क्रॉप है। ठीक है, एक्वेटिक। तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। और भारत में प्राइमरली जो इसको कल्टीवेट किया जाता है वो कहाँ कहाँ पर होता है? सबसे अधिक तो बिहार में होता है। फिर आपका असम हो गया। ठीक है, असम हो जाएगा, और वेस्ट बंगाल हो जाएगा, वेस्ट बंगाल में होता है। फिर कुछ पार्ट जो एमपी का है वहाँ पर भी ये इसको ग्रो किया जाता है। कुछ और फैक्ट यहाँ पर आप इससे संबंधित जान लीजिए। इसको हम लोग सुपर फूड में काउंट करते हैं। सुपर फूड में इसको काउंट करते हैं। सुपर फूड किसको बोलते हैं? तो जिसमें हाई लेवल का क्या होता है? न्यूट्रिएंट होता है, और इसमें इससे कोई बीमारी नहीं होती है। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे आपका मिलेट्स फूड होता है, वो किस में आता है? सुपर फूड के काउंटिंग में आता है। तो मखाना जो है, ठीक है, ये भी आपका क्या है? सुपर फूड में आता है। मखाना भी किस में आता है? सुपर फूड में आता है। अच्छा, सुपर फूड क्यों बोलते हैं? तो इसका एक दो रीज़न आप याद रखिएगा कि इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है? प्रोटीन होता है, पहली बात। और क्या होता है इसमें? एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट होता है इसमें। और क्या होता है इसमें? एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ इसमें आपका मिनरल्स भी पाया जाता है। मिनरल्स यानी कि खनिज। और इसका जो यूज है वो आपका आयुर्वेदा में भी किया जाता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको इससे संबंधित ध्यान में रखने हैं। कुछ और फैक्ट नोट डाउन कर लेते हैं यहीं पर इसके साथ साथ। तो बिहार याद रखना है, मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में। और इंडिया का टोटल जो प्रोडक्शन है मखाना का, उसका 90% कहाँ पर होता है? बिहार में होता है। और न्यूट्रिशन वैल्यू इसका क्या होता है? बहुत ज़्यादा हाई होता है, जैसा कि मैंने बताया, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स, साथ में फाइबर, कैल्शियम, है ना। ये सब भी इसमें मिलता है, और ये हेल्दी फूड होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अच्छा, इससे होगा क्या अगर इसका लार्जली रूप से प्रोडक्शन होता है? तो इससे जो मार्जिनल फार्मर है और जो स्मॉल फार्मर है उसको क्या मिलेगा? सपोर्ट मिलेगा, स्पेशली इन बिहार में। ठीक है, ये ध्यान में रखना। कहाँ पर उगेगा? तो जैसे लेक हो गया, पॉन्ड हो गया,
ठीक है, वेटलैंड हो गया, यहाँ पर इसको ग्रो किया जाता है। और ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए इसके लिए। और इंटरनेशनल मार्केट में इसका डिमांड भी बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि ये तो एक सुपर फूड में है और हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो इस कारण से अगर देखें तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हमें इसको प्रमोट करना चाहिए। इसीलिए भारत सरकार ने डिसीजन लिया है बिहार में मखाना बोर्ड को इस्टेब्लिश करने के लिए। आई थिंक इतना पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए आइए इस एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। जितना भी चीज़ें मैंने आपको बताया, अगर आपने इसको अच्छे से ध्यान से सुना और पढ़ा तो आप इस एमसीक्यू को ज़रूर सही करेंगे, ठीक है। तो आप करिए क्या है कि वीडियो को रोक लीजिएगा, है ना। अभी हालांकि मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड होगी, परंतु आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। जब भी आप देखेंगे उसके बाद खुद से इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए, ठीक है। फिर देखिए कि कौन सा स्तर सही होगा और आप सही कर पाते हैं कि नहीं। देखिए मैं आंसर बता रहा हूँ आपको, क्या लिखा हुआ, अ स्पेशल मखाना बोर्ड इज अनाउंस इन द यूनियन बजट 2025-26। बजट में इसको अनाउंस किया गया है। किस लिए किया गया है? देखिए इम्प्रूव प्रोडक्शन, एक मिनट, ये इम्प्रूव प्रोडक्शन, मार्केटिंग और साथ में वैल्यू न्यूट्रिशन, है ना, इन मखाना फॉर कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। देखिए यहाँ पर लिख दिया है ना, गलती, उत्तर प्रदेश नहीं, जबकि ये कहाँ पर किया गया है? बिहार, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर दूसरा देखिए, दूसरा अगर आप यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है, फार्मर इंडिविजुअल इन मखाना फार्मिंग विल बी कैटेगराइज एट एफपीओ, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही है। एफपीओ हालांकि मैंने इसके बारे में को बताया नहीं था। देखिए फार्मर ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व मखाना फार्मिंग विल बी कैटेगराइज एज एफपीओ, है ना। जो फार्मर इससे जुड़ा हुआ है उसको एफपीओ के रूप में हम लोग क्या करते हैं? कैटेगराइज करते हैं। अच्छा, एफपीओ के रूप में क्यों कैटेगराइज करते हैं ये मैं आपको बता दूं, ताकि उसको बेटर सपोर्ट प्रोवाइड हो, ठीक है, बेटर सपोर्ट प्रोवाइड हो, पहला चीज़। दूसरा चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि इसको ट्रेनिंग मिल सके, अच्छा से ट्रेनिंग मिल सके अच्छे से, और साथ में मार्केट लिंकेज, है ना, मार्केट लिंकेज। तो आपका ये वाला भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। तो एफपीओ के रूप में उसको कैटेगराइज किया गया है, इससे जुड़े हुए जो भी फार्मर्स है। तीसरा देखिए स्टेटमेंट क्या बोला है, बिहार इज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द मखाना इन इंडिया। तो बताए 90% जो प्रोड्यूस होता है वो कहाँ पर होता है? बिहार में होता है। तो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 क्या है? सही है। स्टेटमेंट 1 क्या है? गलत है। ऐसे में अगर देखें तो ओनली 2 आंसर हो जाएगा ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी। क्लियर? समझ में आ गया अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये PYQ में न्यूज़ में था, हालांकि पिछले लेक्चर में भी मैंने इसके बारे में चर्चा करा हुआ था, परंतु यहाँ पर आप देख सकते हैं KCC, है ना, किसान क्रेडिट कार्ड। तो इसको भारत सरकार ने इसके लिमिट को, पहले इसका जो लिमिट था वो 3 लाख था, ठीक है, 3 लाख से बढ़ा करके अब इसको कितना कर दिया गया है? 5 लाख कर दिया गया है। तो ये ध्यान में रखिएगा। KCC मतलब किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है। और इसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे यूनियन बजट में, यहाँ पर आप इस इमेज को देख सकते हैं। यहाँ पर एक, यहाँ पर देखिए, है ना, लिखा हुआ है 3 लाख टू 5 लाख इसको कर दिया गया है यूनियन बजट 2025 और 26 में। अच्छा, KCC कैसे फार्मर को हेल्प करेगा? तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है, आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। कल्टीवेशन एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्टिविटी में हेल्प करेगा, फिर मार्केटिंग लोन में, हाउस होल्ड कंजप्शन नीड में, साथ में वर्किंग कैपिटल फ्रॉम एसेट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट फॉर एलाइड एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये सब कुछ इसका इस तरीके से KCC हेल्प करेगा किसका? फार्मर का। तो ये कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। फिर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखने से पहले कुछ पॉइंट आप यहाँ पर नोट करते जाइएगा, जो मैं आपको अलग से बताऊँगा अभी। देखिए सबसे पहली बात आप ये जानिए कि KCC मतलब किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, इसको जो इंट्रोड्यूस किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कब किया था? तो 1998 में किया था, ठीक है, 1998 में। इसका एम क्या है? तो अफोर्डेबल, मतलब अफोर्डेबल मतलब हो गया सस्ते, सस्ते ब्याज दर पे फार्मर को लोन प्रोवाइड करना, ठीक है। तो और ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है। किस लिए दिया जाता है? तो अभी वहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर लिखा हुआ है वो सारा पॉइंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक बार बता भी देता हूँ। एक तो कल्टीवेशन के लिए, ठीक है, किसके लिए देता है? कल्टीवेशन के लिए मिलता है ये ऋण।
फिर किसके लिए मिलता है? पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्सपेंसेस, पोस्ट हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग बता सकते हैं आप एक्सपेंसेस, पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्सपेंसेस के लिए इसको लोन दिया जाता है। और किसके लिए? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो इसके लिए हमें लोन यहाँ पर मिलता है, ठीक है। इसका फीचर क्या है? तो फीचर जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहली बात तो मैंने आपको ये बताया कि अफोर्डेबल क्रेडिट में लोअर इंटरेस्ट रेट पे आपको ये मिल जाएगा। फ्लेक्सिबल लोन रिपेमेंट होता है इसमें, जैसे क्रॉप हार्वेस्टिंग हो जाएगा एक साइकिल तब आप इसका कर सकते हैं। लोन के लिमिट को बढ़ा दिया, पहले 3 लाख था, अब कितना कर दिया? 5 लाख कर दिया। कहाँ कहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं? तो क्रॉप प्रोडक्शन में फिशरमैन कर सकता है, एनिमल हस्बेंड्री में जो काम करते हैं वो लोन ले सकते हैं इससे, और या फिर जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी से जुड़ा हुआ होगा वो भी इसको ले सकते हैं। वैलिड ये 5 ईयर का होता है, उसके बाद इसको रिन्यूअल कराना पड़ता है। इसमें इंश्योरेंस भी कवर किया जाता है लगभग 50,000 रुपया का, तो ये ध्यान रख सकते हैं। और हाल ही में बजट 2025-26 में इसके लिमिट को क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। और कौन कौन से जो एग्रीकल्चर से जुड़े एक्टिविटी है वो कौन कौन सा है, जैसे पोल्ट्री, डेयरी, फिशर्स, हॉर्टिकल्चर, है ना, इन सब सेक्टर को भी इसमें क्या किया गया है? इंक्लूड किया गया है। जब आप ये वाला आर्टिकल न्यूज़ अच्छे से पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये सारे पॉइंट देखने को मिलेगा। चलिए अब इस क्वेश्चन पे दौड़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन आप देखिए यहाँ पर, इट लॉन्चेज बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या इसके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया हुआ है? तो बिल्कुल नहीं, भारत सरकार ने ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको क्या किया है? लॉन्च किया है। अच्छा, किसके साथ मिल करके किया है? तो मैं ये भी आपको यहाँ पर बता दूँ, NABARD, नबार्ड, है ना। तो नबार्ड के साथ भारत सरकार ने मिल करके इसको लॉन्च किया हुआ है। तो स्टेट बैंक यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद, द लोन लिमिट अंडर द मॉडिफाइड इंटरेस्ट, है ना, सबवेंशन स्कीम विल बी अप टू 10 लाख, नहीं 10 लाख नहीं, अभी मैंने आपको बताया कितना लाख किया हुआ है? 5 लाख किया हुआ है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। KCC लोन डज नॉट कवर कंजप्शन रिक्वायरमेंट फॉर फार्मर हाउस होल्ड एक्सपेंडेड, नहीं, अभी मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया होता है, एक्सपेंसेस के लिए भी इसको दिया जाता है। तो स्टेटमेंट 3 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो बोला गया कितने स्टेटमेंट सही है? तो नन, है ना, नन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर? आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए तीसरा देखते हैं हम लोग, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारे पास? भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, है ना, ये भारत सरकार ने लॉन्च किया हुआ है, ठीक है, बजट 2025 में ही इसी बार लॉन्च किया हुआ है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। तो इसका काम क्या है आप यहाँ पर देखेंगे, तो स्कीम टू प्रोवाइड डिजिटल फ्रॉम इंडियन लैंग्वेज बुक फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन। तो स्कूल के लिए और हायर एजुकेशन के लिए भारत सरकार क्या करेगा कि इंडियन लैंग्वेज में डिजिटली रूप से पुस्तक को क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा, टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड देयर सब्जेक्ट बेटर एंड देयर लैंग्वेज, ठीक है। इस ऑब्जेक्टिव के साथ भारत सरकार ने इसको लॉन्च किया गया है, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। क्लियर? भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम के बारे में आपको समझ में आया क्या है इसका बेनिफिट? तो यह ध्यान में रखना है कि प्राइमरी एम इसका क्या है? डिजिटल टेक्स्ट बुक एंड स्टडी मटेरियल इन वेरियस इंडियन लैंग्वेज फॉर स्टूडेंट एट बोथ स्कूल एंड यूनिवर्सिटी लेवल्स, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो अब देखिए एक चीज़ और ध्यान में रखना है, इसी आर्टिकल को जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक टर्म हमको मिला था अस्मिता, ठीक है, ASMITA, अस्मिता। अस्मिता का फुल फॉर्म क्या होता है? तो है ना, ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेज थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। ये एक इनिशिएटिव है, ठीक है, जो भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। ये इसी का एक कंप्लीटमेंट है, जिसमें फोकस किया जा रहा है कि जैसे ट्रांसलेटिंग एंड डेवलपिंग एकेडमिक कंटेंट इन इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, और ये इंडिया के बुक को ही करेगा, ठीक है। तो ये कुछ 2-3 पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं कि स्टेटमेंट कौन कौन सा इसमें सही है और कौन कौन सा गलत है, ठीक है।
तो एम समझ में आ गया। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, द स्कीम एम टू प्रोवाइड ट्रांसलेशन फॉर इंटरनेशनल एकेडमिक बुक। देखिए अभी मैंने कहा क्या कि भारतीय है ना, इंटरनेशनल नहीं, तो ऐसे में ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी पढ़िए, दिस स्कीम फोकस ऑन डेवलपिंग डिजिटल बुक। हाँ, तो डिजिटल बुक तो डेवलप करेगा फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन, मेकिंग द अवेलेबल इंडियन लैंग्वेज फॉर बेटर लर्निंग, है ना, बेटर लर्निंग। तो ये वाला क्या है, सही है। अभी मैंने आपको बताया कि फोकस करेगा ऑन डेवलपिंग डिजिटल बुक, ये भी सही है, और इंडियन लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करेगा ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, लोग वेरियस लैंग्वेज में क्या कर सके, एजुकेशन को प्राप्त कर सके। तो द स्कीम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड डिजिटल बुक इन इंडियन लैंग्वेज फॉर बोथ स्कूल एंड हायर एजुकेशन। क्यों, तो एंश्योरिंग एक्सेसिबिलिटी एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ऐसे में देखें तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। सी देखते हैं, सी क्या बोला गया है, द स्कीम इज डिज़ाइन टू रिप्लेस इंग्लिश। नहीं, इंग्लिश को रिप्लेस करने के लिए इसको नहीं बनाया गया है। ठीक है, द स्कीम विल डेवलप टू एक्सक्लूसिव पब्लिश हाउस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड प्रिंट टेक्स्ट बुक द रीजनल लैंग्वेज ओनली। देखिए स्टेटमेंट डी जो बोला गया है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म और ऐप्स के थ्रू हमको ये प्रोवाइड करेगा। तो प्रिंटिंग टेक्स्ट बुक यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ऐसे में भी ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आएगा, है ना। थोड़ा सा लेंथी होगा, बट मैं चाह रहा हूँ कि यूपीएससी प्रीलिम 2025 में ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो, कारगर हो, है ना। यूपीएससी इस तरह से क्वेश्चन पूछती है, तो आपको ऐसे में इसी तरह से मेहनत करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद क्या है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा अर्बन चैलेंज फंड अनाउंसमेंट। तो यहाँ पर देखिए न्यूज़ में आप देख सकते हैं, यहाँ पर यूनियन बजट, यहाँ पर देखिए यूनियन बजट 2025 में 1 लाख करोड़ डेवलप सिटीज, है ना। डेवलप सिटी को डेवलप करने के लिए भारत सरकार ने 1 लाख करोड़ को 1 लाख करोड़ क्या किए हैं, अनाउंस किया हुआ है, फंड को प्रपोज किया हुआ है। ठीक है, क्यों किया हुआ है, यहाँ नीचे पढ़ सकते हैं, अ स्कीम फॉर सोशियो इकोनॉमिक, है ना, अपलिफ्टमेंट ऑफ अर्बन वर्कर टू इम्प्लीमेंटेड टू हेल्प द इम्प्रूव देयर, उसके इनकम को इम्प्रूव करने के लिए, सस्टेनेबल लाइवलीहुड बनाने के लिए, और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ बनाने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। ठीक है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लिखा हुआ है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर देखिए नीचे लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट विल सेटअप द अर्बन चैलेंज फंड टू 1 लाख करोड़, है ना, टू इम्प्लीमेंट सिटीज़। देखिए लिखा हुआ है सिटीज़ एज ग्रोथ हब, है ना, सिटी को ग्रोथ हब बनाने के लिए इसको लाया गया है। तो क्रिएटिव डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़, ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना है, किस लिए प्रपोज किया गया है, सिटीज़ एज ग्रोथ हब, सिटी को ग्रोथ हब बनाना है, और साथ में क्रिएटिव डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़, सिटी का क्रिएटिव डेवलपमेंट करना है, और क्या काम करना है, वाटर एंड सैनिटाइजेशन, वाटर सभी तक पहुंचाना है, और सैनिटाइजेशन भी करना है पूरे शहर का। तो ये एक प्रोग्राम का आप थीम समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए कुछ और बातें इससे संबंधित हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली बात, अर्बन चैलेंज फंड यूसीएफ। ठीक, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा आप, मैं यहाँ लिख देता हूँ यूसीएफ। यूसीएफ मतलब अर्बन चैलेंज फंड, इसको अनाउंस किया गया है बजट 2025-26 में। 1 लाख करोड़ का सपोर्ट मिलेगा, किस लिए मिलेगा, ये ऑब्जेक्टिव मैंने आपको यहाँ पर पढ़ के बता दिया, रीडेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंस द फंड एम टू ट्रांसफॉर्म सिटीज इनटू ग्रोथ हब, है ना। एम क्या है, तो फंड का ट्रांसफॉर्म सिटीज इनटू ग्रोथ हब, किस लिए, तो इनकरेजिंग इनोवेशन, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, इसका फीचर क्या है, तो फीचर में कुछ फीचर याद रखिएगा, जैसे इससे क्या होगा, 1 लाख करोड़ है तो यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ कैटेगराइज बता दूँ। तो जैसे 25% जो फंड आएगा वो प्रोजेक्ट का, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो उसका 25% 25% जो कॉस्ट होगा वो इसके थ्रू दिया जाएगा, और जो रिमेनिंग बचा 50% है ये बॉन्ड, है ना, ये वाला जैसे बॉन्ड हो गया, बैंक से ऋण लेकर के या फिर लोन लेकर के, इन सब के थ्रू जुटाया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। और साथ में
और तीसरा पॉइंट यहाँ पर आप सोच सकते हैं पीपीपी मॉडल, है ना। पीपीपी मॉडल मतलब प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इसको इस सोर्स को पूरा किया जाएगा। तो ये कुछ एक दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इनिशियली इसमें जो है 10,000 करोड़ को एलोकेशन किया जाएगा। प्रोजेक्ट का फोकस क्या है ये भी आपको समझ में आ गया। याद रखना है, रीडेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग अर्बन एरिया, एनहेंसमेंट करेगा, वाटर सप्लाई, सैनिटाइजेशन, ये पढ़ के हमने आपको बता दिया। और साथ में प्रमोट करेंगे सिटी को इकोनॉमिक ग्रोथ सेंटर के रूप में। क्लियर। चलिए अब एमसीक्यू लगाते हैं। वीडियो को पॉज करिए और इसको आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिए, ठीक है। फिर देखिए कि आप इसको सही कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि पढ़े हुए चीज़ों को आपको नॉलेज को चेक करना है कि हाँ हमने इतना चीज़ सीखा इस आर्टिकल के थ्रू, तो क्या मैं इस प्रश्न को सॉल्व कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है। अब देखिए पहला स्टेटमेंट पढ़िए। द अर्बन चैलेंज फंड एम टू प्रोवाइड फुल फाइनेंशियल फॉर अर्बन, है ना, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट विद नो रिक्वायरमेंट फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि प्राइवेट को भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा है नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप, जबकि हमको प्राइवेट पब्लिक इनको भी लेना है और साथ में लोन वगैरह भी, और साथ में इस फंड से हमें सपोर्ट मिलेगा। तो ऐसे में अगर देखें तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, द फंड विल सपोर्ट इनिशिएटिव लाइक, जैसे सिटीज एज ग्रोथ हब, अभी हमने अपने न्यूज़पेपर को पढ़ के बताया कि हाँ ये इसको सपोर्ट करेगा। दूसरा क्रिएटिव रीडेवलपमेंट सिटीज, हाँ ये भी, वाटर और सैनिटाइजेशन। तो ऐसे में अगर देखें तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। न्यूज़ आर्टिकल में अभी हमने आपको ये बताया। तीसरा देखिए, तीसरा स्टेटमेंट इसका देखिए क्या लिखा हुआ है कि द फंड विल फाइनेंस अप टू 25% ऑफ द कॉस्ट बैंकर्स प्रोजेक्ट विद द, है ना, स्टिपुलेशन दैट एटलीस्ट 50% ऑफ द कॉस्ट इज फंडेड फ्रॉम बैंक, बॉन्ड, लोन, पीपीसी, है ना। यही चीज़ हमें आपने बताया, लास्ट वाला पॉइंट मैंने यही बताया। यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल सपोर्ट में, तो स्टेटमेंट 3 भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पहला नंबर गलत है, दूसरा सही, तीसरा सही। तो ऐसे में इसका टोटल कितना आंसर सही हो गया, बी हो जाएगा ना, ओनली टू। क्लियर। आई होप आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, इस लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। चलिए देखिए, ये आई थिंक मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा न्यूज़पेपर का। कल मैं प्रयास करूँगा कि 10 क्वेश्चन लेकर के बना करके लाऊँ आपके लिए, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर इन यूनियन बजट 2025-26, तो ये चीज़ें आपको देखनी है यहाँ पर कि भारत सरकार ने इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत, अ, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मैं यहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ था, मैंने पूरा इसमें लगाया नहीं है शायद इसका स्क्रीनशॉट, बट मैं यहाँ पर, हाँ यहाँ पर है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है ना, विकसित भारत इंश्योरिंग एनर्जी, है ना, रिलायबिलिटी एंड रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल। अगर हमें फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी कम करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्या टारगेट है कि हम जो है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत के लिए हमने ये स्कीम स्टार्ट किया हुआ है। इसमें मेरा टारगेट क्या है कि 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर जनरेट करेंगे बाय 2027 तक, ठीक है। तो ये हमारा इस स्कीम का, ये जो हमारा मिशन लॉन्च हुआ है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत, ये हमारा लक्ष्य है उसके लिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है सबसे पहली बात। तो पहला, भारत सरकार ने यूनियन बजट 2025-26, अब मुख्य बात जो आपको याद रखनी है, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत, इसका एम क्या है, 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2047 हमें प्राप्त करना है, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें याद रख सकते हैं, जैसे कुछ अमेंडमेंट, जैसे एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और सिविल लायबिलिटीज़ फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010, इसके तहत इसको फिर इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी क्या किया गया है, इन्वॉल्व किया जाएगा, ताकि हम क्या कर सकें, एनहेंस कर सके अपने न्यूक्लियर एनर्जी को, ठीक है। तो कोई ख़ास नहीं है, बस और एक दो पॉइंट अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाएंगे इसमें, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर इसलिए बनाएंगे क्योंकि इसको ऑपरेट करना भी आसान हो सकता है, हो जाएगा, ठीक है। और इंडिजिनसली होगा ये, इसको आराम से डेवलप कर सकते हैं, तुरंत डेवलप कर सकते हैं, और सस्टेनेबल भी होगा, साथ में तुरंत शुरू भी हो जाएगा, ठीक है। तो SMR, ठीक है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर
इस मिशन के थ्रू हम उसको डेवलप करेंगे बाय 2023। इस आर्टिकल को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सारे फैक्ट आपको मिल जाएगा। ये कैसे काम करेगा उसके बारे में यहाँ पर ये इमेज दिया हुआ है, ठीक है। ये PDF आपको ऑलरेडी सेंड किया गया है। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट कौन सा सही है कौन सा गलत है। यहाँ पर देखिए, द मिशन एम टू अचीव 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी बाय 2027 पार्ट ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन इंडस्ट्री। तो स्टेटमेंट क्या है, सही है 1। दूसरा देखिए, इट इंक्लूड पॉलिसी रिफॉर्म सच एज अमेंडमेंट जैसे एटॉमिक एनर्जी एक्ट एंड सिविल लाइबिलिटीज फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। ये भी अभी हमने आपको बताया। तो स्टेटमेंट 2 भी क्या है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, स्टेटमेंट 3 में क्या हो जाएगा, देखिए स्टेटमेंट नंबर 2 तो करेक्ट है। 3 देखिए क्या लिखा हुआ है, द मिशन एक्सक्लूसिव फोकस ऑन द डेवलप ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एंड डज नॉट इंक्लूड एक्सपेंशन एंड लार्ज स्केल न्यूक्लियर रिएक्टर। तो देखिए, इसको तो हम बनाएंगे ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसको नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें लार्ज स्केल रिएक्टर को भी हम इसके साथ साथ क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, नॉट इंक्लूडेड। तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे में अगर देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आई होप साथियों आपको ये लेक्चर देख करके मज़ा आएगा और काफ़ी यूज़फुल होगा आपके एग्ज़ाम UPSC प्रीलिम 2025 में। तो इसी के साथ अब लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप अपने मित्रों के साथ इसको साझा कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।